फिल्म की शुरुआत 4 रग्बी खिलाड़ियों से होती है जो वीकेंड पर समंदर में मछली पकड़ने का प्लान बनाते हैं। सुबह सुबह चारों दोस्त मरीना पहुंचते हैं। उनका प्लान बेहद सीधा था, समंदर में जाना, मछली पकड़ना, वीकेंड एंजॉय करना और शाम तक वापस लौट आना। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा ट्रिप जल्द ही जिंदा बचने की लड़ाई बन जाएगा। विल के लिए यह पहली बार था जब वह खुले समंदर में जा रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कहीं हल्की घबराहट भी थी। वह पूछता है, क्या समंदर ज्यादा खतरनाक होगा? मार्क्विस, जो इस ट्रिप में नाव संभाल रहा था, उसे भरोसा दिलाता है कि लहरें जरूर होंगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर विल थोड़ा शांत हो जाता है। हार्बर से निकलने से पहले कोरी एक वाटरप्रूफ बैग निकालता है और सबको अपने फोन उसके अंदर रखने के लिए कहता है। वह समझाता है कि समंदर का खारा पानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आसानी से खराब कर सकता है। सुबह करीब 6:30 बजे नाव गहरे समंदर की तरफ बढ़ने लगती है। चारों तरफ शांत पानी, ठंडी सुबह और नाव में बजता हिप हॉप म्यूजिक, सब कुछ बिल्कुल सुकून भरा लग रहा था। उधर जमीन पर मौसम विभाग एक चेतावनी जारी कर रहा था। मौसम विशेषज्ञ तेज ठंडी हवाओं और ऊपरी इलाके में बन रहे खतरनाक तूफान की जानकारी दे रहे थे। निक की मां टीवी पर यह खबर देखती है और तुरंत उसे कॉल करती है, लेकिन फोन काफी देर बजने के बाद वॉइसमेल पर चला जाता है क्योंकि वह पहले ही वाटरप्रूफ बैग के अंदर बंद था। वह मैसेज छोड़ती है, उम्मीद करती है कि निक को आने वाले तूफान की खबर हो। इसी बीच समंदर में चारों दोस्त अपनी पहली फिशिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं और कांटे पानी में डाल देते हैं। सबसे पहले किस्मत निक का साथ देती है। वह एक बड़ी मछली पकड़ लेता है और खुशी से सबको दिखाता है। ये देखकर मार्क्विस हंसते हुए कहता है, ये जगह कभी निराश नहीं करती। इसी बीच मार्क्विस हंसते हुए बताता है कि उसने इस जगह का नाम भी रखा हुआ है, कूपर्स होल। बातचीत के दौरान विल की नजर कोरी की उंगली में चमकती एक अंगूठी पर जाती है। वह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। ये साल 2002 की सुपर बाउल चैंपियनशिप रिंग थी जो कोरी ने तब जीती थी जब वह टाम्पा बे बुकेनियर्स के लिए खेलता था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। कुछ देर बाद मार्क्विस फैसला करता है कि उन्हें और गहरे समंदर में जाकर दूसरी जगह कोशिश करनी चाहिए। नाव एक बार फिर तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सफर के दौरान अचानक निक की तबीयत बिगड़ने लगती है। लहरें अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थीं और नाव का लगातार हिलना उसके पेट को खराब करने लगता है। उसे समुद्री बीमारी होने लगती है। कई घंटे गुजरने के बाद सुबह करीब 9 बजे वे आखिरकार मार्क्विस की पसंदीदा फिशिंग जगह पर पहुंचते हैं। वह इसे गोल्डन स्पॉट कहता था। नाव का इंजन बंद कर दिया जाता है और वे एंकर नीचे डालने की तैयारी करते हैं। कुछ समय तक सब सामान्य लगता है, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे आसमान का रंग बदलने लगता है। बादल गहरे होने लगते हैं। तूफान अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों दोस्त फैसला करते हैं कि अब वापस लौटना चाहिए। कोरी एंकर की रस्सी खींचना शुरू करता है, लेकिन एंकर हिलता तक नहीं। वह समंदर की गहराई में चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। कोरी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन रस्सी जस की तस रहती है। तभी मार्क्विस भी उसकी मदद के लिए आगे आता है और फिर चारों दोस्त मिलकर पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगते हैं। चारों प्रोफेशनल एथलीट थे, ताकतवर, मजबूत और मुश्किल हालात संभालने के आदी, लेकिन इस बार उनकी पूरी ताकत भी एंकर को हिला नहीं पाती। उधर आसमान लगातार और काला होता जा रहा था। तूफान अब पहले से कहीं ज्यादा करीब था। तभी मार्क्विस एक फैसला लेता है। अब वे नाव के इंजन की मदद से एंकर खींचने की कोशिश करेंगे। इंजन चालू होता है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। रस्सी और ज्यादा कस जाती है। मार्क्विस सबको सावधान करता है, मजबूती से पकड़ लो, नाव अचानक झटका मार सकती है। वह धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाता है। इंजन जोर से गरजने लगता है, लेकिन एंकर बाहर आने के बजाय कुछ और ही होने लगता है। रस्सी नाव के पिछले हिस्से को नीचे की तरफ खींचने लगती है। नाव का अगला हिस्सा हवा में उठने लगता है, जबकि पिछला हिस्सा पानी में धंसता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में नाव खतरनाक तरीके से तिरछी हो जाती है। चारों दोस्त रेलिंग पकड़कर पीछे तनी हुई रस्सी को देख रहे थे और इसी पल कोई भी सामने से आती उस विशाल लहर को नहीं देख पाता। जब तक उन्हें आसपास की बदलती आवाजें और अजीब हलचल महसूस होती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल लहर सीधा नाव के अगले हिस्से से टकराती है। टक्कर इतनी भयानक थी जैसे किसी दैत्य ने नाव को एक झटके में पलट दिया हो। सब कुछ एक पल में उल्टा हो जाता है। जब चारों किसी तरह पानी के ऊपर वापस आते हैं तो उनके सामने एक डरावना सच होता है। नाव पूरी तरह पलट चुकी थी। अब खुले समंदर में उनकी एकमात्र पनाह वही उलटी पड़ी नाव थी जो पानी की सतह पर तैर रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे का नाम पुकारने लगते हैं, ये देखने के लिए कि सब जिंदा हैं या नहीं। खुशकिस्मती से चारों जवाब देते हैं। मार्क्विस सबको नाव के पास रहने के लिए कहता है, क्योंकि उलटने के बावजूद वह अभी भी तैर रही थी और फिलहाल वही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। वे मिलकर नाव को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतनी भारी थी कि जरा भी नहीं हिलती। तभी विल को अचानक एक बात याद आती है। एंकर की रस्सी अब भी नाव से जुड़ी हुई थी, यानी एंकर का वजन नाव को नीचे खींच रहा था। लेकिन समस्या यह थी, उनके पास रस्सी काटने के लिए कोई चाकू नहीं था। तभी विल एक बड़ा जोखिम उठाता है। वह पानी के अंदर गोता लगाता है और नाव के प्रोपेलर के तेज किनारे का इस्तेमाल करके रस्सी काटने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार रस्सी टूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी नाव सीधी नहीं होती। उल्टा मौसम और ज्यादा खराब होने लगता है। करीब आधे घंटे तक समंदर में बहते रहने के बाद मार्क्विस के दिमाग में एक और तरीका आता है। वह कहता है कि कटी हुई रस्सी को नाव के एक हिस्से से बांधकर सब मिलकर एक तरफ से खींचेंगे, शायद नाव पलट जाए। योजना ठीक लगती है। एक बार फिर चारों पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उधर जमीन पर तूफान तेजी से और खतरनाक होता जा रहा था। मौसम विशेषज्ञ अब चेतावनी
दे रहे थे कि यह तूफान कैटेगरी 2 हरिकेन में बदल सकता है। हादसे के करीब 5 घंटे बाद चारों दोस्तों को आखिरकार एक कड़वा सच मानना पड़ता है। नाव को वापस सीधा करना लगभग नामुमकिन था। ठंडा समंदर अब उनकी ताकत तेजी से खत्म कर रहा था। हर कोशिश में उनकी बची हुई ऊर्जा खर्च हो रही थी और इस जमा देने वाले पानी में ताकत का मतलब था जिंदगी। अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता सोचना था। मार्क्विस सोचने लगता है कि शायद नाव के अंदर कुछ सामान अब भी बचा हो। उसे याद आता है कि एक कूलर था जिसमें खाना और पानी रखा हुआ था और शायद वह अब भी रस्सी से बंधा हो। तभी विल तुरंत पूछता है, लाइफ जैकेट्स कहाँ हैं? मार्क्विस बताता है कि वे केबिन के बाएं हिस्से वाले कंपार्टमेंट में रखी हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। अगर वे केबिन खोलते हैं तो पानी तेजी से अंदर भरने लगेगा और नाव और जल्दी डूब सकती है। अब उनके सामने मुश्किल फैसला था। नाव को जितनी देर हो सके तैरता रहने दें या फिर लाइफ जैकेट्स के लिए जोखिम उठाएं। कुछ पल सोचने के बाद चारों को सच्चाई समझ आ जाती है। नाव देर सवेर डूबने ही वाली है, लेकिन बिना लाइफ जैकेट्स के वे इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में रात नहीं काट पाएंगे। तभी मार्क्विस खुद जाने का फैसला करता है। कप्तान होने के नाते वह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और बिना देर किए वह ठंडे अंधेरे पानी में गोता लगा देता है। मार्क्विस पलटी हुई नाव के केबिन के अंदर लाइफ जैकेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऊपर बाकी तीनों बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, नाव धीरे धीरे और नीचे धंसती नजर आने लगी। कुछ तनाव भरे पल गुजरते हैं और तभी अचानक मार्क्विस पानी के ऊपर वापस आता है। मार्क्विस के हाथों में लाइफ जैकेट्स थीं। उसे देखकर बाकी तीनों जैसे राहत की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद मार्क्विस दोबारा पानी में जाता है और इस बार 2 और लाइफ जैकेट्स लेकर लौटता है। थोड़ा आराम करने के बाद वह तीसरी बार गोता लगाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ और भी ज्यादा कीमती चीज थी, एक फ्लेयर गन। हादसे के बाद पहली बार चारों को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। उन्हें यह भी याद आता है कि नाव के अंदर करीब 15 पानी की बोतलें अब भी पड़ी हैं। अगर वे उन्हें बाहर निकाल लें तो शायद ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। इस बार कोरी खुद पानी में जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचता है कुछ ही सेकंड में घबराकर वापस ऊपर आ जाता है। वह कहता है, नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दूर कहीं से जहाज के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। चारों तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वे हाथ हिलाते हैं और फ्लेयर गन आसमान में दाग देते हैं। हर कोई पूरी ताकत से मदद के लिए पुकार रहा था, इस उम्मीद में कि गुजरता जहाज उन्हें देख ले। लेकिन जहाज अपनी दिशा में बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उसकी आवाज दूर होने लगती है और कुछ ही देर में वह तूफान के बीच गायब हो जाता है। जो उम्मीद कुछ सेकंड पहले जगी थी वह फिर टूट जाती है। तभी निक को अचानक एक बात याद आती है। उसका बैग अब भी नाव से बंधा हुआ है और फोन उसी के अंदर रखा है। अगर वह उसे निकाल लाए तो शायद वे किसी को कॉल कर सकें। यह सोचते ही सबके अंदर फिर से उम्मीद जागती है। निक कहता है कि पानी में उतरने से पहले उसे थोड़ा शरीर गर्म करना होगा। इसी दौरान माहौल हल्का करने के लिए विल मजाक करने की कोशिश करता है। वह उनकी हालत की तुलना एक बेहद खराब स्पोर्ट्स रिकॉर्ड से कर देता है। हालांकि चारों ठंड से कांप रहे थे, थके हुए थे, लेकिन फिर भी सबके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है। उधर जमीन पर निक की गर्लफ्रेंड पॉला और उसकी माँ अब बुरी तरह परेशान होने लगी थी। किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिरकार वे पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है। इसी बीच समंदर में निक आखिरकार पानी के अंदर जाता है और किसी तरह वाटरप्रूफ बैग निकाल लाता है। उसे देखकर बाकी तीनों खुश हो जाते हैं। वे तुरंत फोन निकालते हैं और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर फोन पर एक ही चीज दिखाई देती है, नो सिग्नल। ये देखते ही निक गुस्से और हताशा में चिल्ला उठता है। वह कहता है, इमरजेंसी सर्विस तो हर जगह काम करनी चाहिए, सैटेलाइट कुछ तो होगा। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा बेरहम थी। खुले समंदर के बीच उनके फोन अब सिर्फ बेकार मशीनें बन चुके थे। तभी मार्क्विस सबको फोन बंद करने के लिए कहता है ताकि अगर बाद में कहीं सिग्नल मिले तो बैटरी बची रहे। उधर जमीन पर अब लोगों को शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। मरीना पर उन्हें एक पिकअप ट्रक मिलता है जिसके पीछे खाली बोट ट्रेलर खड़ा था। इससे साफ था कि चारों समंदर में गए थे लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। मामला गंभीर लगने पर कोस्ट गार्ड को खबर दी जाती है और तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन खुले समंदर में तैरते उन 4 दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मदद पहले ही उनके लिए निकल चुकी है। जैसे जैसे रात होने लगती है तूफान और खतरनाक हो जाता है। मार्क्विस बुरी तरह कांपने लगता है। उसके दांत लगातार बज रहे थे और अब उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। निक उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि ठंड लगना अभी अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब शरीर अब भी लड़ रहा है। असल खतरा तब शुरू होता है जब किसी को ठंड लगनी बंद हो जाए। उसका मतलब होता है कि शरीर का तापमान इतना गिर चुका है कि दिमाग सही से काम करना बंद कर रहा है। हौसला बनाए रखने के लिए चारों दोस्त वही मोटिवेशनल नारा लगाने लगते हैं जो वे ट्रेनिंग के दौरान चिल्लाया करते थे। अब यह सिर्फ एक नारा नहीं रह गया था, यह जिंदा रहने की उनकी जिद बन चुका था। लेकिन तभी कोरी को कुछ अजीब महसूस होता है। बारिश अचानक रुक चुकी थी। निक मजाक करते हुए कहता है, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। लेकिन उसी पल दूर कहीं से एक अजीब सी गूंजती आवाज सुनाई देती है। ये बादलों की गरज नहीं थी, कुछ बहुत बड़ा उनकी तरफ पानी चीरते हुए बढ़ रहा था। आवाज हर सेकंड और तेज होती जा रही थी। समंदर की सतह अजीब तरीके से हिलने लगती है।
जैसे कोई भारी चीज पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ रही हो, और फिर उन्हें वह दिखाई देता है, एक और विशाल लहर, इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। वह लहर किसी चलती हुई दीवार की तरह सीधे उनकी तरफ बढ़ती है। अगले ही पल वह पूरी ताकत से उनसे टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में जा गिरते हैं। एक बार फिर समंदर उन्हें अपने अंदर निगल लेता है। कुछ डरावने पल ऐसे गुजरते हैं जहां हर तरफ सिर्फ पानी, अंधेरा और दबती हुई चीखों की आवाज थी, लेकिन किसी तरह वे दोबारा एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और वापस पलटी हुई नाव तक पहुंच जाते हैं। तभी विल दर्द से चिल्ला उठता है। उसकी टांग बुरी तरह कट चुकी थी और खून तेजी से पानी में फैल रहा था। उधर कोस्ट गार्ड लगातार रेस्क्यू की तैयारी कर रही थी, लेकिन तूफान इतना खतरनाक था कि तलाश करना बेहद मुश्किल हो गया था। इधर समंदर में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। हर बड़ी लहर उन्हें बार बार नाव से नीचे गिरा रही थी। हर बार जब वे पानी में गिरते, उन्हें दोबारा नाव तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती, और हर कोशिश के साथ उनकी बची हुई ताकत और कम होती जा रही थी। तभी अचानक उनमें से एक जोर से चिल्लाता है। पानी के नीचे कुछ बड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देता है। एक पल में डर फैल जाता है, लेकिन उसी समय मार्क्विस की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। वह कमजोर आवाज में कहता है कि उसे अजीब महसूस हो रहा है, जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ उसे धीरे धीरे दूर खींच रहा हो। निक तुरंत समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। यह हाइपोथर्मिया था। मार्क्विस के शरीर का तापमान खतरनाक हद तक गिर चुका था। कुछ ही देर में उसे भ्रम होने लगता है। वह कहता है कि उसकी बेटी सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। निक उसे झकझोरते हुए कहता है वहां कोई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मार्क्विस की आंखों की चमक होने लगती है। जो समंदर कभी उसे सुकून देता था, अब वहीं उसे हमेशा के लिए अपने अंदर खींचता नजर आ रहा था। दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे अपने शरीर की गर्मी देकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क्विस लगातार कमजोर पड़ता जाता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब वह धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। इस बार वह वापस नहीं आता। उनका एक दोस्त जा चुका था। रात और गहरी होने लगती है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद कोरी भी अपना नियंत्रण खोने लगता है। वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाथ पैर मारता है, जैसे किसी अदृश्य चीज से लड़ रहा हो। अब उसका दिमाग सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहा था, और ज्यादा देर नहीं गुजरती, कोरी भी समंदर के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, निक और विल, एक अंतहीन अंधेरे समंदर में तैरते हुए सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद के सहारे। घंटे गुजरते हैं, लेकिन विल की हालत तेजी से खराब होने लगती है। उसकी चोट घंटों से खारे पानी में भीगी हुई थी, और अब ठंड उसकी सोचने की ताकत भी छीन रही थी। तभी अचानक विल कहता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है, जबकि समंदर अब भी जमा देने वाला ठंडा था। यह सुनते ही निक समझ जाता है कि हालत बेहद खतरनाक हो चुकी है। यह हाइपोथर्मिया का आखिरी स्टेज था। विल अपने कपड़े उतारने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका शरीर ज्यादा गर्म हो रहा है। निक उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और विशाल लहर उन पर टूट पड़ती है। इस बार विल खुद को संभाल नहीं पाता। लहर उसे बहाकर दूर ले जाती है। निक तुरंत रस्सी पकड़कर उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विल होश खो चुका था। कुछ ही पल बाद एक और लहर आती है, और इस बार समंदर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। निक बार बार उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। अब वह पूरी तरह अकेला था। चार दोस्त इस सफर पर निकले थे, लेकिन अब सिर्फ एक बचा था। कुछ पल के लिए निक आसमान की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाने लगता है। वह समंदर को कोसता है, अपनी किस्मत को कोसता है, और दुनिया से सवाल करता है कि आखिर सिर्फ वही क्यों बचा है। लेकिन फिर उसे अपने पिता की कही एक बात याद आती है, कभी उन लोगों में मत शामिल होना जो हार मान लेते हैं। और तभी निक के अंदर कुछ बदलता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह जिंदा बच गया तो दुनिया को बता पाएगा कि उसके दोस्त आखिरी सांस तक कितनी बहादुरी से लड़े थे। इसी सोच के साथ वह पलटी हुई नाव को मजबूती से पकड़े रहता है। उधर जमीन पर कोस्ट गार्ड लगातार तलाश जारी रखे हुए थी। काफी देर बाद एक रेस्क्यू बोट उसी इलाके से गुजरती है, और तभी थकान से आंखें बंद करता हुआ निक किसी की नजर में आ जाता है। उलटी नाव पर तैरता हुआ, मुश्किल से जिंदा। तुरंत इसकी खबर आगे भेजी जाती है, और कुछ ही देर में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उस लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता है। जब हेलीकॉप्टर उसके ऊपर पहुंचता है, निक धीरे से सिर उठाकर उसे देखता है, लेकिन वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आता ये सच है या फिर एक और भ्रम। रेस्क्यू टीम नीचे रस्सी छोड़ती है और किसी तरह उसे ऊपर खींच लेती है। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है, वह कमजोर आवाज में बस इतना कहता है, मेरा नाम निक है। उधर कमांड सेंटर में जैसे ही खबर पहुंचती है कि निक जिंदा है, उसका परिवार राहत के आंसुओं में टूट पड़ता है। लेकिन उसी वक्त 3 और घरों में फोन खामोश पड़े थे, क्योंकि जिनका इंतजार हो रहा था वे अब कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। कई दिनों तक तलाश जारी रहती है, लेकिन मार्क्विस कूपर, कोरी स्मिथ और विल ब्लैकली कभी नहीं मिलते। समंदर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले चुका था। निक इस हादसे का इकलौता जिंदा बचा इंसान बनता है, लेकिन सच ये था, उसका एक हिस्सा हमेशा उसी समंदर में रह गया। अपने उन 3 दोस्तों के साथ जिन्होंने आखिरी पल तक हार नहीं मानी, उनकी हिम्मत, उनकी लड़ाई और उनके साथ बिताए आखिरी पल निक कभी नहीं भूल पाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।